दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का केस इस मामले में बहुत हाईलाइट है। जो गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिला, ये केस बहुत हाईलाइट है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जो ये इंग्लिश है ये हिंदी है, इससे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने कई बार सवाल पूछा, तो ये अभी चर्चा में आ गया है, पुनः काफी चर्चा में है। तो अगर आप यूपीएससी, उत्तर प्रदेश बीपीएससी या अन्य किसी स्टेट पीसीएस के मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। नहीं, आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे। हम इसमें आपको हर वो बारीकियां बता रहे हैं कि कैसे आप इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कैसे भूमिका लिखेंगे, कैसे बॉडी लिखेंगे और कैसे निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक, जैसे हम पिछले वीडियो में आप देखते होंगे, अगर देखते होंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी हर वीडियो में ये बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे और आप उसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, तो ये समस्या आते रहता है लोगों के बीच में। इसीलिए हम शब्द में बोल के आपको लिखना सिखाते हैं। अब हम इससे बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। यूपीएससी 2020 का ये सवाल है, और भी 18 में भी सवाल पूछा गया, लेकिन मैंने 20 का सवाल लिया है। आगे हम उस सवाल का आप लोग के साथ जिक्र करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अगर आप इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो पहला सेगमेंट क्या हो, पहला सेगमेंट ये हो गया के अंतर्गत, मतलब कि इस जगह पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जगह पे दर बदर कानून भी हो सकता था, भ्रष्टाचार से संबंधित कानून भी हो सकता था। ये आपका एक सेगमेंट हो गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत। अब दूसरा है भ्रष्ट आचरण। ठीक है, दूसरा क्या है, भ्रष्ट आचरण। ये भ्रष्ट आचरण की जगह अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भी हो सकते थे। ठीक है, तो भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों की को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण। तीसरा क्या है, प्रक्रिया के सरलीकरण। तीसरा की आवश्यकता है टिप्पणी की। अब यहाँ पे टिप्पणी शब्द लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा चौथा। टिप्पणी की जगह यहाँ आलोचना भी हो सकता था, समालोचना हो सकता था। आपको पता है क्वेश्चन के अनुसार टेल वर्ड चेंज होते रहता, आगे पीछे होते रहता। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण, तो इंग्लिश जो इसका लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का भ्रष्ट आचरण की जगह करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इंग्लिश लिखा हुआ करप्ट प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन बैंक है, करप्ट प्रैक्टिस। अब देखिए करप्ट प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल पैसा के लेन देन को ही करप्शन मानते हैं। करप्ट प्रैक्टिस दैट मींस करप्शन, तो पैसा के लेन देन नहीं, करप्ट प्रैक्टिस हर वो चीज होता है जो आप अपने संवैधानिक कानून या वैधानिक कानून या सामाजिक परंपरा के खिलाफ चाहे कोई काम करते हैं तो वो करप्ट आचरण माना जाता है। तो सामाजिक परंपरा के खिलाफ अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके लिए उससे संबंधित विषय पर अगर कानून बना हो तभी आपको दंड मिलता है, कानूनी रूप से दंड मिलता है, नहीं तो समाज अपने तरीका से आपको दंड देता है। ठीक है, और जो कानून, जिस पे कानून बना हुआ है या हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, तो फिर आपको उसके अनुसार दंड दिया जाता है। दैट मींस भ्रष्ट आचरण। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। तो गांव में आज भी एक भ्रष्ट आचरण है और शहर में ये एक बहुत अच्छा आचरण है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है। तो गांव में भ्रष्ट आचरण है और शहर में बहुत अच्छा आचरण है, गुड आचरण है, गुड बिहेवियर, गुड कैरेक्टर है। तो यही बता रहे हैं आपको कि लेकिन इसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बना हुआ है कि ये अमान्य, जो कोई लड़का गिरा रहा है तो उसको सजा दिया जाए। तो समाज अपने हिसाब से सजा देता है, कभी कभी बैकआउट कर देता है लड़का का, या फिर क्या टिप्पणी होता है वो आप जानते होंगे निश्चित रूप से। तो भ्रष्ट आचरण हम समझा दिए क्या होता है। अब है कि दोषी व्यक्तियों की अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्रोसेस के सरलीकरण, यानी प्रोसेस के सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है।
उस पे आपको कहा है टिप्पणी करने के लिए, ना कि आपसे क्वेश्चन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में कुछ पूछा गया है। देखिए ये होता है कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो पूछा कुछ और जाता है और हमें जो आता है हम लिख वो देते हैं, हम ये नहीं देखते क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन क्या है कि देखिए इस अधिनियम में कोई भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति को जो सजा दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को सरलीकरण करने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए आप। तो आपका इस पे विचार पूछ रहा है, तो समझते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। टिप्पणी करने का मतलब हम आपको बता देते हैं, टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है। इसका इंग्लिश लिखा हुआ कमेंट्स, ठीक है, टिप्पणी का इंग्लिश लिखा हुआ कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी हमारे जीवन में अक्सर होते रहता है, दिन रात हम यही करते हैं ना, क्या कभी किसी लड़के पे कमेंट कर देता है, कभी कोई किसी लड़की पे कमेंट कर देता है। कमेंट शब्द से तो आपके डीएनए में है, किसी चीज पे कमेंट करने की, जैसे पॉलिटिकल व्यू पे आप अपना कमेंट करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स पे आप कमेंट करते हैं, किसी व्यक्ति पे आप कोई कमेंट करते हैं, किसी राजनेता पे कमेंट करते हैं, किसी मूवी पर कमेंट करते हैं। तो कमेंट में क्या करते हैं, या तो आप उस पर सकारात्मक बात बताते हैं या फिर आप नकारात्मक बात बताते हैं या फिर दोनों बात बताते हैं कि देखो ये मेरा ये सब सही है लेकिन ये हमें पसंद नहीं है, ये सही नहीं है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष, इसमें ही आपको करना है कि पहले ये बताना है कि ये है क्या, ये प्रक्रिया फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये प्रक्रिया वास्तव में इतनी जटिल है कि इसको सरल करने की आवश्यकता है। तो फिर आपको सरलीकरण के कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि हाँ ये देखिए ये समस्या है, इससे ये सजा मिलती है, या ये प्रोसेस इतना कठिन है, इतना लंबा है, इतना लेंथी है, तो इसको सरल करने की आवश्यकता है। तो फिर आप सुझाव देंगे कि सरल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, भूमिका निष्कर्ष कि कैसे और क्या लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। अभी हमारे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 और एक था 1950 का, सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एक 1951 है और एक दूसरा 1950 है, ठीक है। 1950 का दोनों अलग अलग है और दोनों का फंक्शन अलग अलग है, बट क्वेश्चन आपको पूछा गया 1951 के बारे में, ठीक। अब हम 2-3 आर्टिकल आपके सामने लिख रहे हैं, आप बताएं कि इस आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171। इसमें आपको बताना है कि इसमें है क्या। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने से भी बेयर एक्ट लिख करके पढ़ा कीजिए। तो जो 80 है, 80 में हमारा दिया है राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा कैसे बनती है, ठीक है। 81 में दिया है लोकसभा और 170 में दिया है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, और 171 में दिया है विधान परिषद। अब देखिए ये हम इसलिए आपको लिखे कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो आम आदमी पर तो लगता नहीं है, हमारे आपके ऐसे लोगों पर नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि उस पे लगता है। तो ये जनप्रतिनिधि हमारे यहीं या तो लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं या विधानसभा या विधान परिषद। इसलिए हमने आपको ये भूमिका बताया कि आप अपने आंसर में इसका उल्लेख करेंगे, तब एग्जामिनर को ये लगेगा कि नहीं लड़का का को जानकारी है, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, नहीं तो फिर उससे लगेगा कि इसको जो याद आया वो लिख दिया। तो ये एक अंतर होता है। तो आप आर्टिकल 80, 81 इसी पे जनप्रतिनिधि अधिनियम लगता है और सदस्यता इन्हीं की जाती है, न कि हमारी और आपकी या आम लोगों की, ठीक है। ये आप समझ गए। अब इसी के तहत है ना, अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब हम बता रहे 1950 और 51 में अंतर क्या है। तो 51 में जो हमारा दिया हुआ है, जो अधिनियम 1900 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि आम चुनाव की अधिसूचना कैसे हम जारी करते हैं। जैसे 1951 के अंतर्गत जो 6-7 प्रावधान किया गया है, उसमें है कि आम चुनाव की अधिसूचना जो जारी होती है, जैसे लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, आपको पता होगा। उसके लिए जो प्रशासनिक मशीनरी काम करती है, जैसे अधिकारी, तो वो उसका प्रावधान उसमें जैसे देखते होंगे आप
कि इलेक्शन के टाइम पे सारे अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत चले जाता है। तो ये आर्टिकल 1900 जन परिषद अधिनियम 1951 के तहत उसी में प्रावधान किया गया है। तीसरा प्रावधान है कि राजनीतिक दल का जो पंजीकरण होता है वो इसी पीपल डेवलपमेंट एक्ट के तहत होता है, उसी 51 के तहत होता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। और चुनाव संबंधी विवाद, कभी कभी देखे हो किसी के चुनाव संबंधी विवाद जैसे कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ियां की है, इंदिरा गांधी केस में ऐसा हुआ था, बहुत अक्सर होते रहता है। कई बार फैसला आता है तो उसके पक्ष में भी आता है, कई बार कोर्ट मान लेती है कि अगर एविडेंस सही नहीं होता है तो ये गलत आरोप था। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो चुनाव संबंधी विवाद का जो फैसला होता है वो भी इसी 51 में दिया हुआ है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस 51 में क्या क्या दिया हुआ है। पहला हो गया हमारा आम चुनाव की अधिसूचना, जब अधिसूचना जारी होती है। दूसरा हो गया चुनाव संचालन हेतु प्रशासनिक अधिकारी। तीसरा दिया राजनीतिक दलों का पंजीकरण। चौथा दिया है चुनाव संबंधी विवाद। और पांचवा दिया है भ्रष्ट आचरण से संबंधित चुनाव अपराध, चुनावी अपराध। ठीक है, यही सवाल यहाँ पे पूछा गया कि जो चौथा सेगमेंट है इसका, जो इसका चौथा पॉइंट है भ्रष्ट आचरण से संबंधित चुनावी अपराध। ठीक है, और लास्ट है उपचुनाव। जो उपचुनाव भी जो होता है तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही उपचुनाव होता है। तो हम आपको इसको मिटा देते हैं, जो ये आर्टिकल लिखे हैं इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा कुछ यहाँ पे लिखना है। अब पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का जो अधिनियम है उसकी जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, जो उसका चौथा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि भ्रष्ट आचरण, चौथा पॉइंट में भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध, चुनावी अपराध ये लिखा हुआ, इस कानून में ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा भ्रष्ट आचरण और क्वेश्चन में क्या है भ्रष्ट आचरण। तो यही से ये सवाल पूछा गया था। आप समझ चुके हैं कि कहां से इस क्वेश्चन जुड़ा, कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर जो भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है, अब इसके तहत जो व्यक्ति दोषी पाया गया, भ्रष्ट आचरण के तहत जो व्यक्ति दोषी पाया गया, तो क्या कहा उसके प्रक्रिया के सरलीकरण करने की आवश्यकता है। तो अब आप बताइए कि सरलीकरण किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। अब आप अपना कुछ पॉइंट सोचेंगे, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो पॉज करके अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आप तैयारी किया होगा, कहीं से कोचिंग लिया होगा, आपने फाउंडेशन की तैयारी किया होगा, तो आप ये सोचिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके हम अपने तरफ से सोचते हैं क्या, मतलब हम सोच पाते हैं, और फिर आप हमारा आंसर सुनिएगा। देखिए, अब राहुल गांधी जी को एक आचरण के तहत सजा मिला है कि आपने जो शब्द का प्रयोग किया था ये शब्द संवैधानिक नहीं था, सामाजिक भी नहीं था। तो क्या वो एग्जाम्पल भ्रष्ट आचरण के दायरे में आता है। और उसके बाद समझ गए एग्जाम्पल फिट है। और ये क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है। आपने भ्रष्ट आचरण किया, आपका बिहेव सही नहीं था, बोलने का बिहेव सही नहीं था, आपको सजा मिली। अब सवाल है कि ये क्यों पूछा गया कि प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। आप इसके पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में, लेकिन तर्क आपको ठोस देना पड़ेगा कि आप इसके विपक्ष में क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट अगर लिखेंगे तो आंसर अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। देखिए, सरलीकरण किए जाने की इसलिए आवश्यकता है। अब हम आपको जो आंसर बता रहे हैं कि जो हमारा पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट लिखा हुआ है इसमें एक शब्द ये भी लिखा हुआ है, हम क्या बताया कि चुनाव कराने की प्रक्रिया, अधिसूचना, अधिसूचना चुनाव कराने, प्रशासनिक मशीनरी, सारा बात इसी में लिखा हुआ। इसी के तहत हमारे सारे के सारे चुनाव होते हैं। यदि किसी लोग, अभी देखिए राहुल गांधी जी कहां से सदस्य हैं, थे, अब हो गए थे वायनाड से। और इस अधिनियम में ये बात ये लिखा हुआ है कि यदि एक साल लोकसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे कम होता है, बचता है, जैसे हमारे 2024 में आम चुनाव होने वाला, लोकसभा का चुनाव होगा, यदि 1 साल या उससे कम बचता है टेन्योर लोकसभा के चुनाव को, तो ये निर्वाचन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उपचुनाव करा भी सकता है या उपचुनाव नहीं भी करा सकता है। ठीक है, उपचुनाव करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। अब हमारे संविधान में प्रोविजन है कि 6 महीना के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आपको उपचुनाव कराना होगा या चुनाव कराना होगा। लेकिन वहीं भी ये अपवाद है, किसी पर्टिकुलर सीट के लिए, किसी एक सीट के लिए, कुछ पर्टिकुलर सीट के लिए अगर 1 साल से कम बचा समय, टाइम पीरियड, तो चुनाव कराएगा या नहीं कराएगा ये अधिकार निर्वाचन आयोग का है। वो चाहे तो चुनाव करा सकता है और चाहे तो चुनाव नहीं करा सकता। तो चलिए अब देखिए राहुल गांधी जी के केस में हम आते हैं। मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से, मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है।
17 ऐसा कुछ डेट है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन लगभग शायद 17 है। अब देखिए वायनाड में उपचुनाव भी नहीं हुआ है और राहुल गांधी जी लोकसभा के सांसद नहीं है, तो वायनाड की जनता की जो समस्या है, वो जो उतने पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी समस्या को लोकसभा में कौन रखेगा? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनकी समस्या को, उनसे संबंधित जो समस्या उनका, उनको लोकसभा में कौन रखेगा? तो इसीलिए कहा गया क्या इस प्रक्रिया को सरलीकरण करने की आवश्यकता है। अभी तो उस व्यक्ति का तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि हमारी समस्या पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच रही है। समझ रहे मेन कारण कहां है? अगर सपोज कि ये 6 मंथ के अंदर चुनाव, अभी उनको मार्च में, लगभग मार्च के लास्ट में सजा सुनाया गया था राहुल गांधी जी को, अप्रैल मई जून जुलाई, चौथा महीना लगभग चल रहा है, ठीक है। तो चुनाव उपचुनाव तो नहीं हुआ, तो पहला कारण ये हो गया कि क्यों सरलीकरण करने की आवश्यकता है। आप इसके पक्ष में क्यों रहेंगे कि अगर 6 महीना के अंदर चुनाव हो भी जाता है, 6 महीना के अंदर चुनाव हो भी जाता है, फिर भी जो शेष समय बचता है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसकी समस्याओं को पार्लियामेंट में कौन रखेगा? पहला पॉइंट आपने कहा, हो सकता है कि सब 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए, ठीक है, लेकिन चुनाव प्रोसेस में समय लगेगा। तो अभी बताइए 4 महीने का समय बचा हुआ है, निर्वाचन आयोग चाहे अभी भी चुनाव करवा सकता है, लेकिन 17 तारीख से जो मानसून सत्र है, तो 7 दिन में तो चुनाव नहीं होगा ना। तो फिर इस मानसून सत्र में कौन उनकी समस्या को रखेगा? पहला पॉइंट तो ये हो गया आपको पहला पॉइंट, जो वो आपको लिखना था बॉडी में, ये बॉडी का पार्ट हम बता रहे, फिर भूमिका बता देंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखना था कि सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ क्या होता है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, 3 स्टेज है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी आ जाता है। तो इसको हम कई स्टेज बोल रहे हैं, कई स्टेज हैं अपराध साबित करने के और अपने आप को निर्दोष साबित करने के। सपोज कीजिए, और आपको पता है कि चुनावी प्रक्रिया, सॉरी, जो कोर्ट का जो विवाद होता है उसमें काफी समय लगता है। जो हमारे कोर्ट का प्रोसेस है उसमें काफी टाइम लगता है, लंबा समय लग जाता है। और अगर सपोज कीजिए कि 6 महीना के अंदर वायनाड में उपचुनाव हो जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति सांसद बन जाता है, मेंबर बन जाता है, उसके सांसद बन जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी जी को राहत दे देते हैं कि नहीं, आपने कई बार सुना होगा कि लोअर कोर्ट के फैसला को हाई कोर्ट पलट देते हैं, हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट पलट देते हैं, कई बार ऐसा हुआ। और अगर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है राहुल गांधी जी को या अन्य किसी केस में, और कोई भी बहुत सारा केस हो सकता है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसला को पलट दे तो फिर तो इसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। अब जब सदस्यता बहाल हो जाएगी और आपने एक फिर दूसरा सांसद चुन लिया, क्योंकि 6 महीना कट गया था, निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवा दिया, तो ये बताइए क्या एक क्षेत्र से 2-2 सांसद होगा? तो किस सांसद को रखा जाएगा? तो अभी तक ऐसे एग्जाम्पल नहीं आए हैं कि ऐसा हुआ हो। इसीलिए आप देखोगे राहुल गांधी के केस में निर्वाचन आयोग भी बहुत संभल कदम रख रहा है कि चुनाव कराएं या नहीं कराएं। तो ये एग्जाम्पल तो आज वाला फिर बैठ गया है, लेकिन इससे पहले जब ये फैसला आया था तो इसने क्या किया था, इसीलिए यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था कि ये एक जेन्युइन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आती, सिर्फ पॉलिटिकल खबरें आती, इतना रिसर्च कौन करता है, किसी की क्षमता ही नहीं मीडिया। लेकिन यूपीएससी की क्षमता है और आपके अंदर वो क्षमता डेवलप होना चाहिए था। क्योंकि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कौन बनाया? कोई अधिकारी बनाया होगा, कोई अधिकारी ही अपना ड्राफ्ट बना के मंत्री जी को देगा, मंत्री जी कैबिनेट में रखेंगे, कैबिनेट पार्लियामेंट में रखेगी। तो आपको पता होना चाहिए था कि कहाँ पे क्या दिक्कत है कि सरलीकरण करने की आवश्यकता है। तो हम आपको बता दिए, 1.5 शब्द का ये सवाल था, बहुत लंबा सवाल नहीं था। और अगर इसी में और दें तो फिर आप तीसरा पॉइंट बना लेंगे कि दोबारा उस व्यक्ति को, या तो ये तीसरा सुझाव देंगे सरलीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक सर्टेन टाइम फ्रेम कि इतना 1 महीना या 2 महीने के अंदर, ठीक है, इस चुनाव की जो न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब जब 6 महीना चुनाव का टाइम पीरियड है कि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए था, तो आप ये कहिए ना कि इस से संबंधित केस का सुनवाई या फाइनल डिसीजन 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। एक ये सुझाव आपका हो सकता है कि 6 महीना के अंदर ही कोर्ट फैसला दे दे कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ठीक, ये तीसरा सुझाव हो गया। और चौथा सुझाव दीजिए कि सरलीकरण क्यों करने की आवश्यकता है।
अगर 6 महीने के अंदर हो जाएगा तो व्यक्ति अगर दोषी पाया गया तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और नहीं दोषी पाया गया तो उपचुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उस क्षेत्र की जनता का अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। समझ रहे आप? तो ये हो गया। और चौथा पॉइंट आप ये लीजिए कि जैसे आर्टिकल 32 में यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो जो ये मामला है ना, इस तरह से संबंधित जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। अगर चूंकि होता है कि अगर लोअर कोर्ट फैसला सुनाया, ठीक, हाई कोर्ट फैसला सुनाया, फिर अंत में आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता ही है, सुप्रीम कोर्ट जाता ही है, तब तक इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है। तो क्यों डायरेक्ट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई किया जाए? जो पॉलिटिकल व्यक्तियों से संबंधित मामला है, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसे में तो इसका बाढ़ आ जाएगा। नहीं भाई, बाढ़ नहीं आएगा। क्यों? हमारे पास कितने सांसद हैं? 500 प्लस लोकसभा में और 200 प्लस 300 के आसपास, लगभग 800 के आसपास। तो 800 में सभी लोगों पर तो मुकदमा नहीं है ना। जो इस तरह का मामला है, इस तरह का जिसकी सदस्यता चली गई है, तो वो डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट चले, और सुप्रीम कोर्ट डेली हियरिंग करके 1 महीना 2 महीना के अंदर, मतलब टोटल प्रोसेस 6 महीना में हो जाए, तो उसे फिर हाईकोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होगा? ये प्रोसेस का सरलीकरण होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया तो फिर आप जानते हैं कि वो लास्ट अथॉरिटी है, उसके बाद फिर आपको डिसीजन मानना ही होगा, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो मैंने ये 4-5 पॉइंट बताए हैं, 5 पॉइंट, ये आपको प्रक्रिया के सरलीकरण में लिखना था। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि 6 महीना जब लोकसभा सदस्यता उसकी उस व्यक्ति का आवाज कौन रखेगा। दूसरा मैंने बता दिया कि क्या 2 लोकसभा सदस्य चुना जाएगा, तो एक समस्या हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, 6 महीने के अंदर सुनवाई हो। और चौथा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट निगरानी में सुनवाई हो, और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे तो फिर किसी कोर्ट जाने का उसको आवश्यकता नहीं मिलेगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर था जो आपको इसमें लिखना था। आप भूमिका ऐसे लिखते कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत के संसद के द्वारा अधिसूचित किया गया एक कानून है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विवादों को सुलझाने या उसके समाधान का प्रयास करता है, या उनके समाधान के विषय में प्रावधान किए गए। ये हो गया भूमिका। इसके कानून के तहत इसके अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे चुनाव संबंधी विवाद, चुनाव पंजीकरण, उपचुनाव आदि। ये आपका भूमिका हो गया। फिर आप एक सब हेडिंग बनाते, प्रक्रिया के सरलीकरण। प्रक्रिया के सरलीकरण में 4-5 पॉइंट लिख देते, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखते कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में राजनेता है, लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो उसके चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं। तो उसे नैतिक आचरण वाला होना ही चाहिए था और शुचिता होनी चाहिए थी। तो ये आपका सकारात्मक भूमिका होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए था कि एक सकारात्मक लोकतंत्र में, भारत के प्रगतिशील और जीवंत लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि, हमारे जन प्रतिनिधियों का आचरण और शुचिता नैतिक होना चाहिए था। इसके लिए ये कानून इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करता है। ठीक है, 3-4 पॉइंट का निष्कर्ष, एक सकारात्मक प्रयास करता है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर आपको कोई सुझाव हो, सुझाव वे फॉरवर्ड से कहा जाता है, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें निरंतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है और करते किया जाना चाहिए। तो लास्ट निष्कर्ष आप ये लिखेंगे कि एक प्रगतिशील लोकतंत्र में, जीवंत लोकतंत्र में राजनेताओं की शुचिता, नैतिकता, भाषा की मर्यादा अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे समाज को एक सकारात्मक संदेश प्रदान करता है। तो देखिए, एक ही शब्द नहीं हो सकता, 3-4 तरह का निष्कर्ष बता दिए। आपको जो निष्कर्ष अच्छा लगे आप वो निष्कर्ष लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूरा आंसर था कि क्या था पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, क्या था। हम फिर से बता रहे हैं कि इसमें 3-4 जो प्रावधान बता दिए गए कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित चुनावी अपराध। अब देखिए, जो राहुल गांधी केस में थोड़ा सा हम और इसको आपको क्लियर कर देते हैं कि हुआ क्या, हाई कोर्ट में क्या हुआ और लोअर कोर्ट में क्या हुआ। भ्रष्ट आचरण संबंधित जो चुनावी प्रक्रिया का सरलीकरण है, उससे संबंधित हम 1-2 लाइन आपको और समझा देते हैं कि देखिए, जब आप 2 चीज होता है, एक होता है कन्विक्ट, एक होता है सेंटेंस। 2 शब्द का यूज होता है अक्सर।
दैट मीन्स कि इसको मिटा देते हैं तो लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि राहुल गांधी के केस में क्या हुआ था। ठीक है, तो पहला क्या हुआ था, एक होता है दोषी, ठीक है, और एक होता है सजा। ठीक है, दोषी और सजा, ये दो चीज होता है, समझ गए। तो दोषी, आप किसी भी अपराध में जब दोषी पाए जाते हैं तब आपको सजा मिलती है। जब दोषी पाए जाते हैं तब सजा मिलती है। अगर आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो सजा नहीं मिलती है। तो राहुल गांधी जी को दोषी पाया गया कि आपने जो बयान दिया था, आपने जो भाषा का प्रयोग किया था वो सही नहीं था, और इसमें इनको 2 साल की सजा हुई। तो बताए थे कि जो लिली थॉमस का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिली थॉमस के जजमेंट में कि 2 साल या 2 साल से अधिक यदि आपको सजा होती है तो आपकी सदस्यता टिल ना उसी समय से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये और ये यही पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, इसकी सेक्शन 8 है, ये जो हमारा दिया हुआ 2 साल वाला, ये सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ है। सेक्शन 8 के पैरा 3 में ये बात लिखा हुआ है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की जब सजा होती है तो 2 हो गए, एक आपका हो गया दोष सिद्धि और एक हो गया सजा। अब सजा में क्या होता है, देखिए, सत्र न्यायालय अगर फैसला सुनाए, सबसे वहां पर म्युनिसिपल वो सबसे लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट सजा सुनाए, वो गए जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए राहुल गांधी जी, तो जिसे हम लोग कहते हैं अपील, सजा के खिलाफ अपील। तो ये सजा के खिलाफ जो अपील है उसका, वो सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। तो उसमें ये होता है, सजा के खिलाफ अपील में ये होता है कि आपको जो 2 साल की सजा मिली है तो वो सजा सही था या उससे कम मिलना चाहिए था। तो इसमें एक समय लगेगा, फिर वहां पे हेयरिंग होगी, सारे एविडेंस रखे जाएंगे, तो हो सकता है उसमें 6 महीना साल भर का समय लग जाए, 1.5 साल का भी समय लग जाए। फिर वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत अगर 2 साल की सजा को बरकरार रख दिए, 2 साल की सजा को बरकरार रख दिए, तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे अपील में, जिसे हम लोग कहते हैं अपीलीय अधिकार। ठीक है, अपीलीय अधिकार, तो फिर वो अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में ये प्रोसेस चलेगा, दोबारा हाई कोर्ट में ये प्रोसेस चलेगा कि हाँ 2 साल की सजा इस मामले में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। अगर इस 2 साल की सजा को घटा के 1 साल 11 महीना भी कर दिया तो फिर वो योग्य हो जाएंगे, वो संसद सदस्य बन जाएंगे, उसकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, इसमें काफी टाइम लगेगा। इसीलिए ये आया था हाई कोर्ट में कि जो ये दोष सिद्धि हुआ ना, जो हमें दोषी पाया गया है, इस पे आप रोक लगा दीजिए कि इस चीज के लिए हम दोषी नहीं। अगर दोषी सिद्धि पे रोक लग जाए, समझ रहे बात को, दोष सिद्धि पे अगर रोक लग जाए कि ये आदमी दोषी ही नहीं है, तो फिर सजा का बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता। तो जब दोषी ही नहीं तो सजा पर अपने आप रोक लगे, तो ये खारिज हुआ, ठीक है, कि नहीं आप इसमें दोषी हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप दोषी हैं, सजा जो आपको मिला है, आप अपीलीय प्रोसेस से आइए हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमारे पास, तो देखेंगे सजा 2 साल का होना चाहिए था, 1 साल का होना चाहिए था, या 1.5 साल का होना चाहिए था, या सजा नहीं होना चाहिए था। कभी कभी होता है, देखो मानहानि केस में अक्सर क्या होता है, ये प्रशांत भूषण सर पे कई बार ऐसा लगा है, तो 1 रुपया का जुर्माना सुना के कोर्ट ने राहत दे दिया कि ठीक है आप 1 रुपया का जुर्माना दीजिए और आपको या आप माफी मांग लीजिए, या इतना रुपये की मुचलके पर आपको राहत दी जाती है। इस तरह का समस्या मामला आता है कई बार। तो हो सकता है इस केस में राहुल गांधी को है कि ठीक है ये 2 साल का सजा आप नहीं मिलेगा, आप इतना रुपया फाइन भर दीजिए, या 1 साल की सजा यहाँ पे काफी है, तो फिर वो बहाल हो जाएगी। तो यही है कंडीशन। तो ये दोष सिद्धि, इन्होंने कहा कि हम इस चीज के लिए दोषी नहीं है। जो हमने बयान दिया था, मैंने पॉलिटिकल चुनाव में बयान दिया था, और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में मैंने नहीं कहा था, वो आप मीडिया में रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, वो पॉलिटिकल बात हो जाएगा, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। तो इसके गए थे वो, हम ये सिर्फ इसलिए बताए जब आप आंसर लिखें तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि सजा और दोषी। तो इससे इसको लिखने में अधिक ये शब्द आपको यहाँ यूज नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर क्लियर होती है तो फिर आप आंसर बहुत बेहतर लिख पाते हैं। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बता रहे हैं, अगर आप नहीं जानते, क्योंकि ये चीज मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब इसी को लेके वो सुप्रीम, सुने होंगे आपसे की सरकार है क्या, उसके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, तो इसी दोषी को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय कि सर हमें ना माना जाए, दोषी ना माना जाए, इस बयान के लिए हमें दोषी ना माना जाए। तो इसके लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये सजा वाले प्रोसेस एक अलग से चलेगा, वो फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें काफी समय लगेगा। तो ये दोष सिद्धि के
ये हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि नहीं आप दोषी हैं, जो आपने बयान दिया है वो आप दोषी हैं। लेकिन उसमें जो उन्होंने तर्क लिया है जज साहब ने, उससे हम असहमत हैं, हम बिल्कुल असहमत हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, ये लॉजिक से हम असहमत हैं। मुकदमे तो बहुत लोगों पे चल रहा है और हमारा जो न्याय प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक वो निर्दोष माना जाता है। तो 10 मुकदमे चल रहे हैं, तो मुकदमे चल रहे हैं तो दोषी साबित नहीं हुआ है, जब तक दोषी साबित नहीं हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है। तो ये पूरा का पूरा हमारा पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था 1950 के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हम वहाँ तो 2-3 पॉइंट इसमें बता रहे, इसमें कुछ आया नहीं। 1950 जो पीपल का रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें क्या है कि जब मतदाता सूची तैयार कैसे करें, मतदाताओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए था, जैसे 18 वर्ष प्लस देश का नागरिक होना चाहिए था। तो मतदाताओं के बारे में, मतदाताओं सूची के बारे में, मतदाताओं की योग्यता के बारे में और किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से कब नाम हटाना है, इसके विषय में 1950 में प्रावधान किया गया है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सीटों का आवंटन 1950 के तहत होता है। बता दिए, सीटों का आवंटन, मतदाता सूची, मतदाता की योग्यता और अयोग्यता और सीमांकन, जो परिसीमन हमारा होता है, परिसीमन आप जानते हो परिसीमन आयोग, तो ये परिसीमन कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र या कौन सा लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए था, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र होना चाहिए था, तो ये 1950 के तहत आता है। तो 1950 से इसमें कोई संबंध नहीं था क्योंकि भ्रष्ट आचरण 1951 में लिखा हुआ है। तो मैंने बता दिया इसमें 1950 में 4 है, एक मतदाता सूची, मतदाताओं की योग्यता और मतदाताओं की अयोग्यता, सीमांकन, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों का आवंटन। तो हो सकता है पीटी में आपसे कभी पूछ ले कि जो इस बार हमारा यूपीएससी में पूछा गया था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 अंतर्गत कौन सही है, ये 4 3 दे दे और फिर लास्ट दे केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और 1951 में राजनेता से संबंधित अयोग्यता जो हम बता दिए, चुनाव कैसे होगा, चुनाव कराएगा कौन, चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा और अगर भ्रष्ट आचरण किया है तो उसका समाधान कैसे होगा। तो हम उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसी तरीका से हम मेंस आंसर राइटिंग करवाते हैं। अगर आप भारत के किसी भी शहर में हो तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों को, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी भी ईयर का लगे, आप हमें बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे मोबाइल पर फ़ोन करके कि सर इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो हम तोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।